माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? नाम से पता चला टिश्यू कल्चर मीन्स किसी भी टिश्यू को एक कल्चरल सोल्यूशन में जब उसकी ग्रोथ कराते हैं उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, जैसे प्लांट का उसमें क्या है, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन से हम टिश्यू को कट कर लेते हैं और टिश्यू को कट करने के बाद हम क्या करते हैं एक वेसल्स के अंदर, और उस वेसल में क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा, प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होगा और बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। और उसी प्लांट हार्मोन और न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में हम उस जो ग्रोइंग टिश्यू को हमने कट किया था उसको उस कल्चरल सोल्यूशन के अंदर क्या कराएंगे, उसकी ग्रोथ कराते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। देखो नाम में उसका काम छिपा हुआ है। टिश्यू, हमने टिश्यू को लिया था और एक कल्चर सोल्यूशन में उसकी ग्रोथ कराई थी तो क्या हो गया, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, प्लांट के टिप पोर्शन से टिश्यू को लिया जाता है और उसको कल्चरल सोल्यूशन के अंदर उसकी ग्रोथ कराई जाती है, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट विद इन अ पाउच लाइक बैग। टेस्टिस जो है पाउच लाइक बैग में प्रेजेंट होता है, मीन्स टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों का बताने का मतलब सेम ही है कि टेस्टिस मेनली तुम्हें यही बताना है कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन 100% चांसेस है कि पूछा ही जा सकता है। तो ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक बैग में होता है और उस पाउच लाइक बैग को बोला जाता है स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है, टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉडी अगर उसको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसको कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक बैग में प्रेजेंट होता है और उस पाउच लाइक बैग को बोला जाता है स्क्रोटम टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि टेस्टिस को टेम्परेचर कितना चाहिए। टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए, एक एवरेज लिख सकते हैं हम 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर अगर टेस्टिस को मिलेगा तो नॉर्मली उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इससे ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होगा। तो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसलिए प्रेजेंट होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ताकि इजीली उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, इसलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक बैग में प्रेजेंट होता है और उस पाउच लाइक बैग को बोला जाता है स्क्रोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन हम ध्यान से सुनना कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब जैसे हर एक ओवम हर मंथ रिलीज होता है, तो जब ओवम रिलीज होता है उस समय यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। प्रिपेयर कैसे करता है, प्रिपेयर ऐसे करता है कि वो उसका जो यूट्रस की वॉल होती है वो ब्लड वेसल से टोटली फिल्ड हो जाती है। किससे फिल्ड हो जाती है, ब्लड वेसल से। तो जब ये ओवम रिलीज होता है हर मंथ में, जब ओवम पहली बार रिलीज होता है तब क्या होता है, जैसे रिलीज हुआ ओवम, अगर वो फर्टिलाइज्ड हो गया तो फिर वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। बट अगर रिलीज ओवम मीन्स ओवम जो रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होगा, ओवम तो ब्रेक डाउन हो गए, साथ साथ में जो यूट्रस की वॉल होती है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन होने के बाद अब वो ब्लड वेसल से फिल्ड थी तो ब्लड वेसल तो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, अब क्या होगा, उसी वजाइना से ब्लीडिंग होती है, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया था ब्लड वेसल से उस ओवम को रिसीव करने के लिए। ओवम तो रिलीज हुआ, अगर फर्टिलाइज्ड हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। बट अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो इंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाती है और वजाइना से ब्लीडिंग होती, उसी प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से लॉ ऑफ डोमिनेंस बताना है। मेंडल ने कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया था। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो किस पे बेस्ड था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो किस पे बेस्ड था, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डोमिनेंस होते हैं मीन्स डोमिनेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं और किसी को भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देते। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, कुछ स्पीसीज मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं और हमेशा उन्हीं का कैरेक्टर ही क्या होता है, एक्सप्लेन होता है मीन्स एक्सप्रेस होता है।
लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है किसकी हेल्प से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस को बाय द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना लेंगे, सबसे बेस्ट तरीका होगा। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब मेंडल ने क्रॉसिंग कराई थी तो उन्होंने एक सिंगल कैरेक्टर लिया था, और सिंगल कैरेक्टर था क्या, स्टेम की हाइट। स्टेम हाइट में जैसे कुछ टॉल होते, कुछ कैसे होते, डॉर्फ होते। तो सबसे पहले मेंडल ने टॉल प्लांट की क्रॉसिंग किससे कराई थी, डॉर्फ के साथ कराई थी। टॉल क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, तो कैपिटल टी लेंगे। डॉर्फ क्या है, रेसिव है, तो स्मॉल टी लेंगे। जैसे कैपिटल टी आए, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आएंगे, टॉल आएंगे। फिर मेंडल ने कहा सारे प्लांट तो टॉल आ रहे, कोई वेरिएशन ही नहीं हो रहा है। फिर मेंडल ने इसकी क्या करा दी, सेल्फ क्रॉसिंग करा दी। तो जो रिजल्ट आया कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी हम आपस में क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉसिंग करा देंगे। तो यहाँ पे जैसे ये क्या हो गया, टॉल, ये क्या है टॉल, ये भी क्या है टॉल, ये क्या है डॉर्फ। तो कितने आए, 3:1। 3 प्लांट कैसे आए, टॉल आए, एक क्या आया, डॉर्फ आया। 3 प्लांट आर टॉल एंड 1 प्लांट इज डॉर्फ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डोमिनेंट है, जिनका कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, जिनका ट्रेड एक्सप्रेस हो रहा है, बाकी रेसिव का नहीं एक्सप्रेस हो रहा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहने का मतलब यही है कि कुछ एलियंस ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं और वही हमेशा अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करते और किसी को भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देते। तो अब अगर ऐसे आए क्वेश्चन तो मतलब एक्सप्लेन करना लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो इस तरीके से पूरा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट में 3 नाम आते हैं। सबसे पहला कौन कौन से मेथड आते हैं, सबसे पहला हो गया जैसे कटिंग, नेक्स्ट इज लेयरिंग, नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या किया, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम को कट कर लिया जाता है और उससे क्या कराते हैं, हम न्यू प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। जैसे रोज हो गया, इसमें क्या किया था, रोज प्लांट में क्या किया था, उसके स्टेम को कट किया जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सॉइल में उसकी ग्रोथ कराते हैं, उसे कहते हैं कटिंग। नेक्स्ट इज लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, ऐसे जैस्मिन हो गया, जैस्मिन में बहुत सारी ब्रांचेस उसकी होती है, तो उसमें से कोई एक ब्रांच ग्राउंड से टच करती है, फिर उसमें रूट का ओरिजिनेशन होता है और उसी रूट से क्या होता है, बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल प्लांट का फॉर्मेशन। जैसे उस ब्रांच में मतलब रूट ओरिजिनेट हुई, फिर लीव्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर और भी ब्रांच ओरिजिनेट हुई, उसमें से रूट का फॉर्मेशन हुआ, लीव्स का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से क्या हुआ, एक ब्रांच से ही मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ हो गई, उसे कहते हैं लेयरिंग। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, हम 2 प्लांट लेते हैं, 2 अलग अलग प्लांट हमने लिया, सपोज हमने एक एप्पल लिया और एक हमने मैंगो ले लिया, एप्पल लिया मैंगो लिया, तो क्या किया, एप्पल के मतलब ऐसे कटिंग करती है, एक प्लांट की कटिंग हम ऐसे करेंगे जिसके अंदर रूट होगा और एक प्लांट का शूट पोर्शन लेंगे। तो एप्पल का सपोज हमने रूट पोजीशन ले लिया और मैंगो का हम क्या लेंगे, उसका शूट पोजीशन लेंगे, मीन्स उसका टॉप पार्ट लेंगे, उसका दोनों को फिर क्या करेंगे, हम टाइटली बाइंड कर देंगे। फिर इससे क्या होगा, नए प्लांट मतलब जो नई स्पीसीज बनेगी उसमें दोनों वेरिएशन मतलब दोनों वैरायटी के प्लांट का ओरिजिनेशन होगा, दोनों वैरायटी के फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में 3 आते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the importance of decomposers in the ecosystem? इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, पहले तो हम समझेंगे डीकम्पोजर होता क्या है। डीकम्पोजर्स ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे फंगी होते हैं जो क्या करते हैं, सब्सटेंस को, सिंपल सब्सटेंस मीन्स जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि वो इजिली हमारा इकोसिस्टम, हमारा इन्वायरमेंट उसे इजिली मतलब डिसॉल्व कर सके, इजिली वो हमारे इकोसिस्टम, हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाएं, उसे कहते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर की तरह एक्ट कौन करता है, बैक्टीरिया करता है और फंगी करता है। डीकम्पोजर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, अगर बैक्टीरिया और फंगी इस इकोसिस्टम में नहीं प्रेजेंट होंगे तो कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होगा और वो हार्मफुल पहुंचाएगा, पूरी तरीके से हार्म करेगा किसको, हमारे इन्वायरमेंट को। जैसे प्लास्टिक की कोई भी चीजें होती है, कोई भी उसका सामान होता है, वो साल 2 साल 10 साल तक भी वो डीकम्पोज नहीं
नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो हमारे इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाता है। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इजिली डिकम्पोज नहीं होते, डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो जिसको डिकम्पोजर डिकम्पोज कर दे और वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर्स अगर इस इकोसिस्टम में नहीं प्रेजेंट होंगे तो कोई भी सब्सटेंस इजिली डिकम्पोज नहीं होगा। तो डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस पूरे इन्वायरमेंट के लिए, इस पूरे इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब का मतलब होता है जब एक ही स्पीसीज पे मल्टीपल स्पीसीज डिपेंडेंट होंगी फॉर द पर्पस ऑफ फूड। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को ईट करने वाले बहुत सारी स्पीसीज होंगी, 6-7 से ज़्यादा स्पीसीज होंगी। तो प्लांट पे फीड करने वाली बहुत सारी स्पीसीज हैं। अब प्लांट को जो खा रहा है, जैसे ग्रासहोपर को खाने वाले बहुत सारी स्पीसीज होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड वेब में एक चेन तो चलती है, चेन फूड चेन हो गया, वो चेन के फॉर्म में चल रही है, बट फूड वेब में मतलब एक ब्रांच के फॉर्म में चलती है। मीन्स एक ही स्पीसीज को खाने वाली मल्टीपल स्पीसीज होती, उसे कहा जाता है फूड वेब। The next question is, what is implantation? Where does embryo were implanted? इम्प्लांटेशन क्या होता है और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता कहाँ पे है? मीन्स एम्ब्रियो कहाँ पे इम्प्लांट होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, फिर वो जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यही एम्ब्रियो जब यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है, यूट्रस की इंडोमेट्रियम वॉल से जाके अटैच हो जाता है और वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। मीन्स अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। और यूट्रस की जब हम वॉल लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंडोमेट्रियम, क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल पे ही जाके इम्प्लांटेशन होता है, वो इनर वॉल से ही जाके अटैच होता है। अब पता ही चल गया हमें कहाँ पे हो रहा है इम्प्लांटेशन, यूट्रस में हो रहा है। यूट्रस की कौन सी लेयर में इम्प्लांटेशन हो रहा है, दैट इज इंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ ऑल द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उनका नाम लिखना, साथ साथ में उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला हो गया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आ गया कॉन्डम और डायाफ्राम। कॉन्डम का यूज मेल करते हैं टू कवर देयर पेनिस, डायाफ्राम का यूज फीमेल करती है टू कवर देयर वजाइना और द सर्विक्स। ये क्या करता है, स्पर्म नहीं रिलीज होने देता है, और ये ओवम। मीन्स ये दोनों मिलकर स्पर्म और ओवम में बैरियर प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स दोनों को आपस में मीटिंग ही नहीं होने देते। ये हो गया बैरियर मेथड। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड नाम से पता चला किसी स्पेशल ड्रग या हार्मोन का यूज करना। केमिकल मेथड में क्या यूज किया था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव। वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है ये एक स्पेशल केमिकल से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं स्पर्मेसाइडल बोलते हैं। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी स्पेशल हार्मोन से बना हुआ होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये सब ओवुलेशन नहीं होने देते, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते और इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देते। नेक्स्ट लास्ट सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में दो आता है, ट्यूबिकोटॉमी और वेसिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी का यूज मेल में किया जाता है, ट्यूबिकोटॉमी का यूज फीमेल में किया जाता है। वेसिकोटॉमी में जो है क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को कट करके उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है ताकि ओवम जो है ताकि जो है स्पर्म बाहर ना आ सके। और ट्यूबिकोटॉमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको टाइटली बाइंड कर दिया ताकि वहां से ओवम बाहर ना आ पाए। मीन्स बाहर का मतलब जैसे वहां से उस पोजीशन में फैलोपियन ट्यूब से और कहीं ना आ पाए जहां पे दोनों आपस में एक दूसरे से मेट कर पाए, दोनों की मीटिंग को ही स्टॉप कर दिया जाता है। ये 3 थे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसका यूज करते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का आपस में फ्यूजन होना, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आर मेनली 2 टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक हो गया इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब बॉडी के इनसाइड और बॉडी के आउटसाइड। मीन्स अगर मदर के वूम में बेबी का डेवलपमेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के बाहर अगर बेबी का डेवलपमेंट होगा उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मदर की बॉडी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होना उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बाहर बेबी का डेवलपमेंट होना उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो 2 प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द
एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का क्या एडवांटेज होता है? टिश्यू कल्चर का एडवांटेज ये होता है कि जो है हम बहुत कम समय में मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं, और जो नया प्लांट बनता है वो डिजीज फ्री होता है, उसको कोई भी डिजीज नहीं रहती है। और इस मतलब जो नया प्लांट हम बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, इस प्लांट का यूज जो है हम बहुत सारे मेथड के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए, हम बायोलॉजिकल टेक्निक के लिए जो है इसका यूज कर सकते हैं, और स्पेस भी बहुत कम लगता है इसकी ग्रोथ कराने के लिए। ये सारा एडवांटेज था किसका? टिश्यू कल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओवुलेशन? ओवुलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। ओवम का रिलीज होना उसे कहते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? ओवम का रिलीज होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। तो हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि इस बार का बोर्ड का पेपर ये सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। और इस पैटर्न से यही क्वेश्चन, मैं नहीं कह रही मैं सेम क्वेश्चन पूछाएगा, बट इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ताकि इस बार का बोर्ड का पेपर अच्छा ही अच्छा हो। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।